नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं अखंड राय। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का IBC 24 यूपी यूके जो तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उत्तर प्रदेश में तमाम बड़ी बड़ी खबरें हम 12 बजे आपके सामने लेकर के आते हैं, लेकिन उससे पहले एक आज बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने एक बयान दिया है जिसको लेकर के विवाद जारी है। सबसे पहले हम उस बयान को सुनाते हैं, शौकत अली के उस बयान को सुनाते हैं जिस पर यह विवाद जारी है, जिस पे जो विपक्ष है वो हमलावर है। बीजेपी ने इस पर हमला बोला है। तो सबसे पहले हम आपको शौकत अली के उस बयान को सुनाते हैं जिस पर अब विवादित बयान के बाद राजनीति जारी है। हम नमाज पढ़ लेंगे, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। 2 महीना कांवड़ यात्रा सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते हैं और कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते हैं, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते हैं, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है। और हम नमाज पढ़ लिए, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया। अरे मेरे भाई, ये सड़कें जो बनी है। तो आपने सुना, ये शौकत अली थे जो इस तरीके का बयान दे रहे थे। अब इस पे बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी टिप्पणी की है, उसको भी सुनाते हैं। शौकत अली का बयान AIMIM की उसी जहरीली विचारधारा को दिखाने का काम करता है जिसके तहत लगातार AIMIM समाज को भड़काने के लिए, विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के बयान देते हैं। और शौकत अली के इस बयान पर पूरा विपक्ष चुप है। AIMIM के इस भड़काऊ बयान की निंदा ना कांग्रेस करती है और ना समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कैसे समाज में ध्रुवीकरण हो सके, मजहबी गोलबंदी हो सके और हिंदुओं को बार बार अपमानित किया जा सके। कांवड़ यात्रियों पर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है, इस अभद्र टिप्पणी पर सपा और कांग्रेस मौन क्यों है? कल 20 तारीख है और 9 जिलों में उपचुनाव होना है। इसको लेकर के जो बयान है वो लगातार राजनेताओं के आते रहते हैं। ऐसे बयान से ध्रुवीकरण की आशंका बढ़ जाती है। यही कारण है कि राजनेता इस तरीके के बयान देते रहते हैं। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके उनके जिलों की तमाम बड़ी खबरें हम जानते हैं। तो स्क्रीन पर हमारे सहयोगी एक एक करके आ रहे हैं। अवनीश अवस्थी जुड़ चुके हैं, ज्ञानेंद्र मिश्रा जी प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं अवनीश अवस्थी जी आपके पास। अवनीश जी, कौन सी बड़ी खबर है आज आपके जिले कानपुर से? अखंड मैं आपको बता दूं कि एक जो बड़ा हादसा कानपुर में हुआ है वो ये हादसा हुआ है कि क्योंकि आप जान रहे हैं कि नवंबर का महीना है, जो अंतिम समय आ गया है, तो कहीं ना कहीं जो धुंध है वो शुरू हो गई है। तो हाईवे पर इस समय धुंध के कारण एक्सीडेंट की जो संख्या है वो भी बढ़ना शुरू हो गई है। आपको बता दें, एक ट्रक में और एक बस में भिड़ंत हुई है जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है और एक बड़ा दर्दनाक हादसा ये हुआ है। वहीं अगर बात करें आज हम चुनाव को लेकर के, जैसा आपने बताया कि अभी कल चुनाव होना है 20 तारीख को, तो यहाँ पर कानपुर की सीसामऊ सीट में भी चुनाव होना है और जिसको लेकर के जो प्रचार प्रसार था वो कल से बंद हो गया था। वहीं लगभग 2,70,000 जो मतदाता हैं वो कल यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। जी अखंड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश, तमाम जानकारी के लिए। अब चलते हैं ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है? ज्ञानेंद्र, आवाज आ रही है आपको? ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है आपके यहाँ से प्रतापगढ़ से आज? अखंड, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही ज्ञानेंद्र, आप बताएं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी ज्ञानेंद्र, आ रही है, बताएं आप। बिल्कुल देखिए अखंड, आज बिल्कुल अखंड देखिए, आज बताओ 2 बड़ी खबरें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बड़ी खबर ये है कि एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बताया जाता है कि बेखौफ बदमाशों ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। कोरौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरी घटना हुई, लेकिन जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो खुलकर ये आया कि युवती की 4 दिन पहले शादी हुई थी, उसके प्रेमी ने ही उसको जो है गोली मारकर वहां से फरार हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद ये पता चला कि युवती के प्रेमी ने ही
जो है उसको गोली मारी है। युवती की 4 दिन पहले मतलब 15 तारीख के को शादी हुई थी। वो अपने मायके मतलब चौथी को लेकर के उसकी विदाई हुई थी ससुराल से, वो अपने घर आई थी और मायके में सुबह तकरीबन 7 से 7:30 बजे के आसपास प्रेमी आता है मोटरसाइकिल से और उसको तकरीबन 2 से 3 गोलियां मारता है, जिससे युवती की मौके पे ही मौत हो जाती है। लेकिन अभी हम आप बात कर रहे हैं तकरीबन आधे घंटे पहले जब पुलिस उस प्रेमी के घर पहुंचती है उस दबिश के लिए, तो वहां प्रेमी नहीं मिलता है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि एक तालाब है, वहां पे एक युवक का शव मिला है। और जब छानबीन में पता चलता है, पुलिस मौके पहुंचती है तो पता चलता है कि प्रेमी ने भी अपने आप को खुद को गोली मार ली है। तो सबसे बड़ी खबर ये रही कि आखिर प्रेमी ने पहले अपने प्रेमिका की हत्या की, फिर उसके बाद खुद को गोली मारकर भी अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को जो है कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब ये छानबीन में जुटी है कि जब प्रेमी जो है गोली मारने गया था, क्या वो अकेला था? गांव वालों की माने तो 2 लोगों के साथ था। आखिर दूसरा युवक कहाँ पर है, उसकी धरपकड़ के लिए भी जो है पुलिस गठित कर दी गई है। आखिर वो कौन था उसके साथ? और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, दूसरे युवक की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से पर देर रात जो है डीजे की धुन पर लेकर डबल मर्डर हुआ था, पुलिस ने 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और उनको जेल भेजने का काम कर दिया है। अखंड, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इस जानकारी के लिए अज्ञानेंद्र आपका। अब चलते हैं आदर्श के पास। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है आपके हरदोई से आज की? अखंड जी, मैं आज बताना चाहूंगा, आज हम इस समय चांद बेटा में खड़े हुए हैं और इस मोहल्ले को लेकर इसमें जो तार की वायरिंग है, जो खंबे न होकर एक पेड़ के द्वारा हजारों तार लटक रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं पर छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ चिपकने का डर रहता है। और यहाँ हमारे साथ मोहल्ले वासी भी है जो बताना चाहेंगे यहाँ पर तार को लेकर क्या समस्या है। जब इन्होंने एक बार कंप्लेंट की तो उन्होंने 1000 रुपए की डिमांड की है कि अगर आप लोग 1000 रुपए देंगे तो यहाँ पर बिजली के खंभे लगाए जाएंगे। अब उसे हम यही गाँव मोहल्ले वासी से जानेंगे कि आगे क्या समस्या है उनको। आंटी आइए, क्या समस्या है आपको? यहाँ बिजली की समस्या है, तार सारे लटक रहे हैं हमारे मोहल्ले में पूरे पेड़ों से, और बच्चे निकलते हैं, जानवर निकलते हैं, सब निकलते हैं, आना जाना रहता है यहाँ। और भाई ये समस्या हटाई जाए, बहुत तकलीफ हो रही है बच्चों को, सबको। करंट आते रहते हैं हमें। जी जी जी, इसको लेकर के आपने किसी यूपीपीसीएल के किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की? क्या उनकी प्रतिक्रिया है इस मुद्दे पर? आपने कभी कहीं वो अधिकारी को एप्लीकेशन दिया इसको लेकर? नहीं, कहा गया था, कई लोग इकट्ठे हुए थे तो पैसों की डिमांड हुई थी। इनको पता है, ये पड़ोस में हमारे रहते हैं, इनको पता है कि पैसों की डिमांड हुई थी, कितने कितने बोले गए थे। हमें तो मालूम हुआ था पूरा टोटल पूरे मोहल्ले। हमारे साथ एक भैया जी हैं, अभी हम उनसे और जानकारी चाहेंगे कि यहाँ पर बिजली लेकर क्या समस्या है या तार जो लटक, ये भी बताएं। हमने यहाँ के लिए बिजली के दारों के लिए कंप्लेन की थी ताकि तार लगाए जाए और खंबे लगाए जाए, लेकिन उन्होंने लगभग 60,000 से 72,000 तक की खंभों की डिमांड की थी, वो भी 5 खंबे लगाने के लिए। और जो कह रहे थे कि खंबे तो लग जाएंगे, लेकिन कोई सरकारी योजना नहीं होने के कारण प्राइवेट रूप से खंबे लगाए जाएंगे, जिसमें 60 से 72,000 का खर्चा आएगा, जितना खर्चा बोला गया था। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है विभाग। आप इस खबर पर जरूर नजर बनाए रखें और अपडेट लें और अधिकारियों से बात करने की कोशिश करें कि इस तरीके की लापरवाही किसी की जान पर बन सकती है। जानकारी लें और अधिकारियों से जरूर उसकी प्रतिक्रिया लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एकदम इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर, रायबरेली से आज कौन सी बड़ी खबर है आपके पास? अखंड बता दें, रायबरेली की बड़ी खबर यह है कि यहाँ की एक बेटी जो रायबरेली है वो रायबरेली लालगंज तहसील पड़ती है। लालगंज तहसील में वहाँ एक बेटी है रायबरेली की, और वो वहाँ पे उसका पूरा परिवार लालगंज में, जैसा आप जानते भी होंगे और ये पूरा पैन इंडिया लेवल पे लोग जानते हैं कि रायबरेली में 2-3 चीजें बड़ी फेमस है। एक क्या है, रेल कोच है, और रेल कोच में वहाँ आधुनिक जो है जो रेल डब्बे होते हैं वो बनाए जाते हैं, पैन इंडिया के लिए वो सप्लाई होते हैं। ये भारत सरकार का अपना रेल कोच है और ये केंद्रीय स्तर पे यहाँ पे बनाए जाते हैं रेल कोच। यहीं पे एक परिवार रहता है, उसमें एक बेटी है शोभा, वो जो है इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दे रही है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो है आज अपनी तैयारी करते हुए कि एक हमारे पास उनका एक टेलीविजन शो है
और ये बहुत अच्छी टेलीविजन शो है केबीसी, जिसे हम कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति। उसमें उन्होंने कई बार जो है प्रयास किया और हॉट सीट तक ना पहुंच पाई, दो बार फाइनल राउंड में पहुंची। आज वो टीवी शो जो आएगा उसमें वो हॉट सीट तक पहुंच रही है। ये बहुत बड़ी खबर है यहाँ के लिए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस में कार्यरत होने के बाद ये बेटी जो है लगातार प्रयासरत रही और उसके बाद आज ये हॉट सीट में पहुंच रही है वहां पे। और ये आज का जो शो आएगा उसमें ये हॉट सीट में नजर आएंगे। इसका नाम शोभा है। जी अखंड, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। और भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जावेद, आगरा से कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, आपको बता दें आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर है कि ताजमहल जो विश्वदाय स्मारक है आगरा के अंदर, वो आज बिल्कुल जो पर्यटक हैं उनके लिए निःशुल्क है और वहां पर उनको निःशुल्क घूमने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। और जो विश्व धरोहर सप्ताह है उसके पहले दिन ताजमहल सहित सभी स्मारक जो है निःशुल्क कर दिए गए हैं पर्यटकों के लिए। तो देशी विदेशी जो सैलानी यहाँ पर ताजमहल का दीदार करने के लिए आ रहे हैं उनको ताजमहल में आज प्रवेश निःशुल्क दिया जा रहा है। वहीं देशी विदेशी जो सैलानी हैं वो एएसआई का और ताज सुरक्षा पुलिस का आभार व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। जी अखंड। जावेद, एक बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जिनका AQI लेवल है जो वो बहुत खराब है, उसमें आगरा का भी नाम आ रहा है। तो क्या आज की क्या स्थिति है? कल तो बहुत खराब था, आज क्या AQI की स्थिति है? बिल्कुल, AQI की बात करें तो आगरा की स्थिति भी इस वक्त खराब है। जिस तरह से उत्तरी भारत में ठंडी हवाएं चल रही हैं, बर्फबारी और उसको लेकर के आगरा के अंदर भी प्रदूषण और कोहरे को जो है जिसकी वजह से सफेद है। और जो सुबह के समय में जो लोग पर्यटक ताजमहल का दीदार करने के लिए आते हैं वो ताजमहल का दीदार नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा शहर जो है कोहरे की आगोश में है और बढ़ता जो लेवल है वो कहीं ना कहीं जो सांस के मरीज हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जिला अस्पताल जो है वहाँ पर सांस के मरीजों की और जो खांसी के मरीज हैं उनकी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही। तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ये पर्यटक नगरी है आगरा, बहुत सारे पर्यटक वहां पहुंचते हैं, देशी विदेशी सभी लोग वहां पर आते हैं। अधिकारियों ने कुछ खास इंतजाम किए हैं प्रदूषण के स्तर को ध्यान रखते हुए? बिल्कुल, जो आगरा का नगर निगम है वो लगातार यहाँ पर बौछार भी करवाता नजर आ रहा है। जो छिड़काव जगह जगह किए जा रहे हैं, पेड़ों पर किए जा रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं पोल्यूशन के लेवल को कम किया जा सके। और बड़ी बात यह है कि ताजनगरी आगरा में जो मेट्रो कॉरपोरेशन है, मेट्रो रेल का जो काम कर रहा है, वहाँ काम चल रहा है, जो वहाँ की खुदाई चल रही है, उसके भी कण कहीं ना कहीं हवाओं में मिल रहे हैं और जहरीली हवा का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जी अखंड। जावेद सही बात कह रहे हैं, 50 फीट की दूरी से ताजमहल नहीं दिखाई दे रहा है और यही कारण है प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली तो गैस चैम्बर में तब्दील हो ही चुकी है, उत्तर प्रदेश के भी कई जिले AQI की लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल स्थिति में पहुंच चुका है, लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम अपने अगले सहयोगी के पास चलते हैं। रोहित हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, कौन सी बड़ी खबर है हमीरपुर से? आप बिल्कुल अखंड, देखिए बताना चाहूंगा कि हमीरपुर में ट्रांसपोर्टर महेश शर्मा और खनिज अधिकारी वरिष्ठ वशिष्ठ यादव के बीच विवाद का मामला तूल पकड़ रहा है। लगातार मुख्यालय में पहुंच करके जो ट्रांसपोर्टर यूनियन है, उनका परिवार है, वो 24 घंटे उनको हो गए हैं लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और उन्होंने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर खनिज अधिकारी वशिष्ठ यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होती, तो वो कल यहाँ से पैदल सीधे लखनऊ के लिए रवाना होंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व भी महेश शर्मा ने ये आरोप लगाए थे खनिज अधिकारी के ऊपर कि उन्होंने उनके साथ अभद्रता की है और उसके बाद डंडे से उनके सर पर वार किया, जिससे उनका इलाज कानपुर में चल रहा है और उनसे 10 लाख रुपए की मांग की है, ऐसे आरोप लगाए थे। जिसका संज्ञान लेकर के जिलाधिकारी हमीरपुर ने जांच टीम गठित कर दी थी। जांच लगातार जारी है। इस पर खुद ADM और ASP जांच कर रहे हैं। अभी जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, लेकिन ये जो मामला है पूरा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। लगातार 24 घंटे से जो परिजन है, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, उनके सभी सहयोगी मुख्यालय पहुंच करके इस पर धरना दे रहे हैं और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अखंड, जांच पर जांच तो जारी है, आंच आएगी किसी पर कि जांच का खेल जारी रहेगा? आज देखिए, आज जो धरना प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने भी यही आरोप लगाया है, सवाल उठाया है कि जब तक खनिज अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तब तक अधिकारी का हमेशा सपोर्ट करता है। उनका ऐसा कहना है, तो उनको उनके ऊपर कार्रवाई हो तभी लगता है कि जांच पर आंच आ पाएगी, वरना तो कुछ अभी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा। अखंड,
आपने खनिज अधिकारी से बात करने की कोशिश की, उसका पक्ष जानने का प्रयास किया आपने? क्या कुछ कहा है उसने? कुछ कोई बात? बिल्कुल, देखिए कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं। हालांकि इस पर एटीएम का बयान जारी हुआ था कि अभी जांच जारी है और जो तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज 3 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए रोहित। नजर बनाए रखिएगा, वैसे जांच पर जांच जारी रहती है, आज किसी पर आती है वो बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित। अब हम अपने अगले सहयोगी के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनके जिले की कौन सी बड़ी खबर है। तब तक आपको एक बात बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने कल होने वाले चुनाव को लेकर के ईसी को एक पत्र लिखा है। ईसी को पत्र जो लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि जो पुलिस है वो जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं, उनका बुर्का उठा करके चेकिंग ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं घबरा जाती हैं और वो परेशान होकर के वापस चली जाती हैं, जिससे मतदान प्रभावित होता है। तो इसी को ये पत्र लिखा है समाजवादी पार्टी ने और इस पे अब राजनीति तेज है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। उनके कई प्रवक्ता नेता बयान दे रहे हैं लगातार, क्योंकि उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी वोटों की राजनीति करती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और ऐसे तमाम बेफिजूल के आरोप लगाती है। कभी कहती है प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, कभी कहता है, ये साफ कहना है कि जनता का वोट है, इससे बीजेपी जीत रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी दिखाना चाहती है, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, कभी प्रशासन पर ठीकरा फोड़ती है। अब इस तरीके की बातें वो कर रही है। तो कल चुनाव है, 9 जिलों में उपचुनाव होना है, तो अब देखने वाली बात होगी कि 9 जिलों में जो उपचुनाव होना है उस पर जो समाजवादी पार्टी है वो हावी होती है कि भारतीय जनता पार्टी हावी होती है। अक्सर जब उपचुनाव के जो रिजल्ट आते हैं उसमें अमूमन होता ही है कि समाज जो मौजूदा सत्ता में जो पार्टी रहती है उसके ही लोग, या ये कह दे कि जो विजेता होते हैं उसके ही ज्यादातर होते हैं, लेकिन ये कहना गलत भी होगा क्योंकि दोनों, या कहते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो फाइट करते हैं। चलिए, आदर्श हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आदर्श, आपने किसी अधिकारी का कोई पक्ष लिया इस पूरी घटना पर? अभी अखंड जी मैं बताऊं, यहाँ पर किसी अधिकारी का कोई पक्ष नहीं आया है। यहाँ के वो मोहल्ला वासी हैं, इन मोहल्ला वासी ने एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन को लेकर यहाँ अधिकारी आए, उसकी जांच भी की थी और जांच करने के बाद वो चले गए। कहीं ना कहीं मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। और हम आपको तार भी दिखलाना चाहेंगे अखंड जी, देखिए तार सब लटके हुए हैं, एक मिनट आप नजर डाल लीजिए। ये देखिए, ये तार जो है ये पेड़ के सारे सब तार लगे हुए हैं, ये देखिए, और कुछ छज्जों में तार लटके हुए हैं। ये अधिकारी अगर शो को देख रहे हैं तो देखें कि कितनी ज्यादा, किस तरीके से पेड़ के सहारे खंबे लगाए जाते हैं, खंभों के माध्यम से जो केबल्स होती है उसे एक दूसरे पर पहुंचाया जाता है, लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही है, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? पेड़ पर आपने तार लगा दिए हैं इतने सारे, वो भी एक केबल नहीं है कि किसी एक घर में कनेक्शन के लिए आपने किया है, कई सारी केबल हैं। जरूर इस खबर पर नजर बनाए रखें और यूपीपीसीएल के जो अधिकारी हैं उनसे जरूर उनका क्या रिएक्शन है इस पूरे मसले पर जरूर जानने का प्रयास करें। चलते हैं अपने दूसरे सहयोगी के पास। मोहम्मद इमरान, बिजनौर से कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, बिजनौर में 2 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट की खबर आती है कि रोड एक्सीडेंट में जो है परविंदर नाम के व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन जब पीएम के लिए बॉडी आती है तो पीएम में पता लगता है कि परविंदर के जो है सिर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद जो है पुलिस की तफ्तीश में पता लगता है कि परविंदर की पत्नी जो है उसने अपने आशिक के साथ मिलकर ये पूरा खेल रचा था, जिसको जो है परविंदर की मौत को एक रोड एक्सीडेंट में तब्दील करने की कोशिश की गई थी। जी अखंड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम इस जानकारी के लिए इमरान। चलते हैं अपने दूसरे सहयोगी के पास। अब बाबू अभिषेक सिंह जुड़े थे। अभिषेक सिंह, सुन पा रहे हैं आप हमें? अभिषेक, सुन पा रहे हैं हमें आप? अभिषेक से लग रहा है कनेक्शन नहीं हो पाता, हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, इंद्रवीर वापस आ गए हमारे साथ। इंद्रवीर, रायबरेली में कल, वैसे तो 9 सीटों पर है, रायबरेली उसमें नहीं है, उपचुनाव है 9 सीटों पर। क्या रायबरेली से जो संदेश गया है वो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा गया है कि नहीं गया है? साथ वाला संदेश गया है कि नहीं गया है? देखिए कि जिस तरीके के बयान जैसे अभी आप हमारे यहाँ दिखाया भी गया, जिस तरीके के बयान ये आ रहे हैं लोगों के, और ये बड़ी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं इनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और एक तरीके से सीधे सरकार पे हमला करना, और जैसा आपने कहा कि सपा का तो कहीं ना कहीं चुनाव बहुत अच्छा किसी पार्टी के लिए नहीं होगा। अगर हम बात करें तो कोई अगर ये कहे कि मेरे लिए 100% क्लीन स्वीप कर सकते हैं तो दैट इज नॉट गुड, कि बिकॉज वो रिजल्ट दोनों लोगों के लिए चौंकाने वाले आएंगे। ये 110% जी।
इंद्रवीर, एक मैसेज देने का प्रयास किया है समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस ने, कि आप चुनाव लड़ो, हम साथ में हैं। लेकिन सच में साथ में है यार पीछे से ही साथ में है? या फ्रंट फुट में है नहीं, बैक फुट में सपोर्ट कर रहे हैं? जीत मिली तो कह देंगे साथ में है, हार मिली तो कह दें भैया आप ही तो हार गए, आप ही तो लड़ रहे थे। देखिए वो डेफिनेटली साथ में है और इसको कहीं से इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज आने वाले 2027 में बिना सपा और कांग्रेस के, सपा मजबूती से उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लेवल पर भी सपा का दिन ब दिन जो है स्तर बढ़ रहा है। ये लोकसभा जो चुनाव बीते 2024 में, इसमें दिखा साफ, और कांग्रेस का भी कुछ बढ़ोतरी हुई। लेकिन उस तरीके से जैसे हम बात करते हैं कि आने वाले समय में 2027 का जो चुनाव होना है, उसको लेकर के अगर सपोर्ट में नहीं आएंगे तो दोनों लोगों को कहीं ना कहीं भारी नुकसान देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या रिजल्ट है, कहीं ना कहीं सपोर्ट में तो है, लेकिन 100% नहीं है, बिकॉज वो सारी चीजें उस तरीके से धरातल पर नहीं दिख रही है कांग्रेस की। जी, सपोर्ट में तो है पर 100% नहीं। बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर तमाम जानकारी के लिए। बाबू अभिषेक सिंह जुड़ चुके हैं, भदोही से कौन सी बड़ी खबर है? बाबू अभिषेक सिंह बताएं। जी अखंड जी, अगर भदोही की बातचीत की जाए तो भदोही में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के खिलाफ लगातार एक्शन ली जा रही है प्रशासन द्वारा, उसी तरफ अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो नया रुख सामने आया। कल के डेट में सीमा जो कि बेग हैं, उनकी पत्नी फरार चल रही है, उनके खिलाफ 85 के तहत उनकी अचल कर दिया गया है। ये पूरा मामला एक बार अभिषेक सिंह बताइए हमारे दर्शकों को कि पूरा मामला क्या था जिसको लेकर के प्रशासन ने उनकी संपत्ति कुर्क की है। जी जरा नेटवर्क की समस्या जरा फिर से बताएं अखंड जी, क्या कह रहे हैं? अभिषेक सुन पा रहे, मतलब पूर्ण रूप से एक बार बताएं कि जो पूरा मसला क्या था, पूरी घटना क्या थी जिसको लेकर के प्रशासन ने कुर्की की कार्यवाही की है। जी दरअसल मामला यह था कि बालश्रम अभियोग में विधायक की पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें वह मामला सामने आया था। 9 सितंबर की तिथि थी, उसमें उस तिथि में उनके घर पे एक लावारिस लाश मिली थी और उस लाश को जो है कि कब्जे में ले लिया गया था। इसके बाद एक लड़की का भी वहां से गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी होने के उपरांत बाल श्रम अभियोग के तहत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि उस लड़की की उम्र जो उनके यहाँ से पाई गई, उसकी उम्र 17 वर्ष बताई गई थी। तो ऐसे कई मामले उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके तहत न्यायालय ने नोटिस चस्पा किया विधायक के पत्नी के ऊपर कि आप जल्द से जल्द न्यायालय में प्रस्तुत हो, लेकिन अभी तक प्रस्तुत नहीं हो पाई, जिसके तहत 85 के तहत उनको उनकी अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। आरोप लगता आया है कि ये बदले की कार्रवाई है। क्या आपको लगता है कि बदले की कार्रवाई, क्या कुछ इनपुट मिल पा रहे हैं? पूरे भदोही में अगर एक नजर से देखा जाए तो बड़े बड़े और भी मामले सामने दिखते हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके की कार्रवाई जाहिद बेग के खिलाफ हुई है, यह एक साफ तौर से दिखता है कि बदले की भावना दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। अब हमारे साथ कुरैशी जुड़ चुके हैं कासगंज से। क्या खबर है, बताइए आपके जिले कासगंज से। आप अनम्यूट कर दें जुम्मन, अनम्यूट कर दें, आपका म्यूट, बताइए। जी, अग्निशमन विभाग की टीम ने जो है औचक निरीक्षण किया जिला अस्पताल में, जहां सभी जो थी व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं फेल पाई गई और जो अग्निशमन विभाग के जिला कासगंज जनपद के जिला अग्निशमन विभाग के अधिकारी आर के तिवारी ने इसका नोटिस जो है जवाब मांगा सीएमओ से, और जो है कासगंज जिलाधिकारी जो है मेधा रूपम और कासगंज एसपी जो है अपना रजत कौशिक को भी इसका जो है शिकायत भेजी है, जो व्यवस्थाएं फेल पाई गई हैं और जो कर्मचारी हैं वो भी अग्निशमन यंत्रों को चलाना नहीं जानते थे। जी जुम्मन, नहीं चला पाते यंत्रों को, फायर जो भी उपकरण है उनको जानकारी नहीं है, मॉक ड्रिल होती है, जांच होती है, अभी जांच कर रहे हैं। ऐसे कितने अस्पताल हैं कासगंज में जिनको एनओसी मिली है या फिर नहीं मिली है, यार कितनों को नोटिस भेजा है अग्निशमन विभाग ने? जी कासगंज जिला अस्पताल का 3 बार जो है निरीक्षण किया था अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने, और जो है उन्होंने कहा था कि व्यवस्थाएं सही कर ली हैं, लेकिन उनके कान पर कोई जू नहीं रहा। और साथ ही आपको बता दूं, जो कासगंज जनपद में जो अस्पताल जो चल रहे हैं प्राइवेट और वैसे, उनको अभी तक कितनी को एनओसी दी गई है, इसकी जानकारी अग्निशमन विभाग ने और जो है जिला जो
अधिकारी जो जिले के अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ वगैरह, उन्होंने भी अभी तक इसको कोई इस मामले की कोई जानकारी नहीं, कितने जो अस्पताल जो मानक के अनुरूप चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब चलते हैं अयोध्या, श्री राम प्रभु श्री राम की नगरी। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर है आज की अयोध्या से? अपूर्व, सुन पा रहे हैं आप? अपूर्व, आप सुन पा रहे हैं? 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे और वो तमाम बड़ी खबरें हम आपको लेकर के आएंगे जो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें होते हैं, बल्कि वो खबरें जो लोगों तक अपना असर छोड़ती हैं। उन खबरों के साथ हम कल फिर मिलेंगे 12 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।